जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मित्रों सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसएससी एमटीएस 2024 के लिए रामबाण साबित होगा। तो पहला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 2। तो दोस्तों जो संविधान का भाग 4 है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। मित्रों जो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं ये नीति निर्देशक तत्व। और आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। आयरलैंड ने कहां से लिया था? स्पेनिश संविधान से लिया था। आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। साथियों आशा करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और भाग 4 में मित्रों अनुच्छेद 36 से 51 तक के हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये सम्मिलित हैं अनुच्छेद। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र को का एक गलत युग्म है। तो देखिए मित्रों ये मत्स्य पालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये एकदम सही है। परिवहन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। परिवहन जो है ये सेवा क्षेत्र है। ये सेवा क्षेत्र है, इसको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। कौन से? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। यही गलत हो जाएगा। जो गलत है यही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। विकल्प 2 सही जवाब होगा। बाकी बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र है तो ये तृतीयक है। और सॉफ्टवेयर कंपनी ये भी एक सेवा क्षेत्र है, तृतीयक है। सेवा क्षेत्र जो भी होता है वो साथियों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन भी सेवा क्षेत्र है, इसको तृतीयक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक दिया है इसीलिए यही सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि यही गलत युग्म है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न नंबर 3 दोस्तों कहता है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। कौन सी बेरोजगारी, किस प्रकार की बेरोजगारी? तो देखिए किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रछन्न यानी डिस्गाइज बेरोजगारी, शैक्षणिक बेरोजगारी। साथियों योग्यता होते हुए भी वह नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते, यानी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों शैक्षणिक बेरोजगारी है। शिक्षा को होते हुए भी रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। शिक्षित होते हुए भी वो बेरोजगार हैं तो शैक्षिक बेरोजगारी हो गई। आजकल यही तो चल रहा है साथियों। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है भारत में रेपो दर का निर्धारण कौन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के प्रधानमंत्री। मित्रों जो रेपो दर होता है ये एक प्रकार की वैसी दर है। कैसी दर है? वह दर है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है वो धन की कमी की स्थिति में अदर बैंकों को पैसा उधार देता है, उस दर पर देता है। वही दर जो है रेपो दर कहलाता है। तो साथियों भारत का भारतीय वो केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय, कुलीन तंत्रीय, धनिक तंत्रीय। तो दोस्तों जो लोकतंत्रीय सरकार है इसमें लोगों को अपने शासकों को चुनने की अनुमति होती है, यानी कि उसके लिए दोस्तों उसके लिए प्रत्येक जो भी समय निर्धारण होता है उसमें साथियों वो दिया जाता है क्या? वोट देकर, यानी मतदान देकर अपने शासक को चुनने की अनुमति है लोगों को पास। वैसी सरकार को लोकतंत्रीय सरकार कहा जाता है जो इस समय भारत देश में चलती है और तमाम देशों में है। और एक तंत्रीय सरकार साथियों वो होती है जिसमें एक ही लोग होता है उसका
उसके ही परिवार या जो वो चाहता है वही राजा बनता है। और कुलीन वर्ग सामंत वर्ग के लोगों ही में होता है और धनिक में धनवान लोग ही अपना शासन चलाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? किस स्थिति के अनुसार भारत भारत के संविधान के किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है? कारावास के अंतर्गत, निषेधाधिकार यानी वीटो के अनुसार, तख्ता पलट यानी कूप के अनुसार और सेंसरशिप। मित्रों, सेंसरशिप के स्थिति के अनुसार, सेंसरशिप की स्थिति के अनुसार जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अभिव्यक्ति यानी कि भाषण देने या कोई भी अधिकार प्राप्त करने की स्वतंत्रता जो होती है वो छीन ली जाती है। ये साथियों सेंसरशिप क्या है? जब कोई व्यक्ति विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है और किसी, मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है किसी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना और भारत की जानकारी किसी अदर देशों के बीच देता है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। अब इस सेंसरशिप के दौरान उसकी अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि सेंसरशिप। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, और क्या है, और है भारत लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। मित्रों देखिए देखिए वो संसद के होते हैं। संसद 3 भागों में बटी हुई है। संसद जो है 3 भागों में बटी हुई है। 3 भागों में बटी हुई, एक हो गए राष्ट्रपति, एक हो गए राष्ट्रपति, एक हो गए लोकसभा और एक हो गए राज्यसभा। तो देखिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये संसद का तो एक हिस्सा है लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इनका कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न कह रहा था साथियों इनमें से कौन एक संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति एकदम सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न मित्रों कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 दिए गए हैं विकल्प। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है। किसको? संसद को। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के अनुसार होती है। 352 के में क्या होता है? अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है साथियों? आपातकाल, आपातकाल की घोषणा दर्शाई गई है। क्या? 352 में आपातकाल की घोषणा दर्शाई गई है। आपातकाल, यहाँ पर आपातकाल लिख देते हैं, आपातकाल दर्शाया गया उसमें। और 356 में साथियों क्या दर्शाया गया? 356 में राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का शासन दर्शाया गया है, उल्लेख किया गया राष्ट्रपति का शासन। और 360 में मित्रों वित्तीय आपातकाल की घोषणा दर्शाई गई। क्या? वित्तीय आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपातकाल, ये सब दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों, अगला प्रश्न देखिए कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, फाहियान, अल-बरूनी। देखिए दोस्तों जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था वो मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और उनसे भारत के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम साथियों क्या था? जिसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी?
इंडिका पुस्तक लिखी मेगस्थनीज ने। ये तो बात हो गई मेगस्थनीज जो यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। ये जो हवेन सांग था ये चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हवेन सांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान आया था। ये अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के समकालीन थे। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने भी तहकीकात पुस्तक लिखी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? केन स्टोन, एलन बरकार, बेन कार्लिन, ए ओ ह्यूम। तो साथियों जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक प्रकार से की उन्होंने, उसका नाम ए ओ ह्यूम था। कब करी? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम दोस्तों क्या था? पूरा नाम एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम यहाँ पर लिख देते हैं। एलन एलन ओक्टोवियन ओक्टेवियन ह्यूम तो लिखा ही है। ओक्टेवियन एलन एक्टोवियन ह्यूम था साथियों। देखते हैं अगला। इन्होंने एलन एक्टोवियन ह्यूम ने जो है 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न मित्रों देखिए, प्रश्न नंबर 11 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने इसका स्थापना की उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन जी थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। ये आप लोग सदैव याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये सब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं जो कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? 1910, 1915, 1919, 1921। तो दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। कब? 1915 ईस्वी को भारत आए थे। तो साथियों ऑप्शन 2 में देखिए 1915 एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म गुरु, धम्म योगी, धम्म आचार्य, धम्म महामत। मित्रों अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामत्ता पदाधिकारियों को नियुक्त किया था। धम्म महामत्ता अधिकारियों को नियुक्त किया था, या फिर ऐसे समझ लीजिए अशोक ने जिनको धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था उन्हें धम्म महामत्ता कहा जाता था। ऑप्शन विकल्प 4 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता दी गई थी? साथियों जो जैन और बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता दी गई थी। वो कौन कौन से आश्रम थे? देखिए पहला आश्रम कौन था? ब्रह्मचर्य था पहला आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य ये क्या है साथियों? ब्रह्मचर्य। और दूसरा क्या था साथियों? दूसरा गृहस्थ था। दूसरा गृहस्थ दूसरा गृहस्थ। तीसरा वनप्रस्थ। तीसरा वनप्रस्थ था मित्रों। तीसरा जो था वनप्रस्थ। और चौथा साथियों सन्यास था। यहाँ पर लिख देता हूँ चौथा। चौथा जो था वो सन्यास था। चौथा सन्यास था। ये 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी जैन तथा बौद्ध धर्म के समय। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें हर किसी का दिमाग फेल हो जाता है। ऐसे प्रश्नों में कोई नहीं याद रख सकता इतनी जल्दी। जो याद रख लेता है वो सड़क से 1-2 नंबर पा जाता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर यानी एन लिखा है तो नॉर्थ तथा तथा यानी किसके बीच? अक्षांशों के बीच फैली हुई है। 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 60
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। मित्रों देखिए, हम आपको एक बात बतला रहे हैं। उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर जो है, नॉर्थ की ओर जो है साथियों 8 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच जो है ये भूमि फैली हुई है। ये तो उत्तर की ओर बात हो गई। अब आते हैं पूरब की ओर। अब आते हैं पूरब की ओर। अब आ जाते हैं पूरब की ओर साथियों, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। साथियों देखिए पूरब की ओर आ जाते हैं। जो पूरब की ओर है कितने में साथियों फैली हुई, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट इसके बीच फैली हुई। जबकि पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई ये भूमि है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा का साझा करता है। कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में। ये हो गया देखिए दिशा निर्देशन, ये हो गया, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ये हो गया क्या, ये हो गया साउथ, ये हो गया साउथ। अब उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। उत्तर पश्चिम इस दिशा में तो साथियों देखिए चीन तो है नहीं, म्यांमार बांग्लादेश भी नहीं है और श्रीलंका तो दक्षिण की ओर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बच गए, यही दो साथियों आते हैं इस दिशा में। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान जो है उत्तर पश्चिम में भारत की साथ थल सीमा साझा करते हैं या इनके साथ भारत अपनी थल सीमा साझा करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। थाल थाल भोर तथा पाल घाटियां किस डेज में दर्रे हैं, डेज में दर्रे हैं। यहाँ पर आना चाहिए, रिक्त स्थान में दर्रे हैं। पश्चिम घाटिया, पूर्वी घाटिया, धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी। मित्रों देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। कहता थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाटिया, पाल घाटिया, पाल घाटिया ये पश्चिम घाट में स्थित दर्रे हैं। कहां पर, पश्चिम घाट में स्थित, पश्चिम घाटिया में स्थित दर्रे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा हिमालय नदियों के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए पहला कहता है उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। ये तो एकदम सही है, सदैव सही रहेगा। वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती, ये बात गलत हो जाती है। और देख लेते हैं हम पढ़ के, और हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी हम लोगों को दिखलाई दे। कहता है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं। उनमें पहला कहता है उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, सही है। वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती, ये गलत हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। वे वर्षा तथा पिघलते हुए बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, यह भी एकदम सही है। उनमें ज्यादातर 12 मासी हैं, यह भी सही, मतलब वो 12 मासी नदी बहा करती हैं हमेशा। साथियों इसमें गलत कौन निकला, गलत निकला विकल्प 2। तो जो गलत है वही सही जवाब हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, वही सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 2 एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है तमिलनाडु के तट पर रिक्त स्थान में भरना अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर से फरवरी तक। मित्रों देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है। तमिलनाडु के तट जिसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, जिसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, जिसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है ना। इसमें साथियों अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से अक्टूबर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो होती है वो अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा, तो ऐसा विकल्प कहां पर है, अक्टूबर से नवंबर है, यही विकल्प सही हो जाएगा। यही विकल्प 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर, क्योंकि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आता है ये चीज। तो तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर से नवंबर तक अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, यानी कि अत्यधिक वर्षा इन्हीं महीनों के बीच में होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न मित्रों कहता है 20 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर। मित्रों जो जम्मू एंड कश्मीर में साथियों अभ्रक होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। विकल्प 4 सही जवाब हो जाएगा इन तीनों राज्यों में, और इनके अलावा कई राज्य हैं जिसमें अभ्रक पिग्माटाइट संपन्न राज्य हैं वो, लेकिन ये तीनों में जरूर जरूर होता है। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जो इन राज्यों में से एक नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है 21 नंबर प्रश्न कहता है मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना की कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसको इकाई कहा जाता है। जिसको इकाई कहा जाता है, यदि देखिए मित्रों कोई चीज है यहाँ पर ज्ञात है और ये अज्ञात है, इसके माध्यम से हम इसका पता लगाएंगे। जो चीज ज्ञात है हमको, हम उसको इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको इकाई कहेंगे। तो यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, देखिए इसके विकल्प छूट गए हैं मित्रों, लेकिन हम इसका उत्तर क्या है वो आपको बतला देंगे। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जो सूरज की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं साथियों, वो प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। क्या? प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। वो प्रकाशमान जैसे कि तारे, जलता हुआ बल्ब और जुगनू की रोशनी, ये सभी प्रकाशमान वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न नंबर 23 कहता है। अगला प्रश्न नंबर 23 कहता है विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल का कार्य करती है। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का धनात्मक टर्मिनल की तरह कार्य करती है जो कि प्लस वाला होता है। देखिए इसमें क्या होता है, कोई बर्तन है, बर्तन क्या ऐसे कोई पात्र है, इसमें हम इसमें जो है विलयन भरा हुआ, इसमें धातु की छड़ डाली गई और इस इधर से वैद्युत वाहक वो तार सेल पड़ा हुआ है। ये सेल में ये धातु की टोपी जो है नोक, ये विद्युत बैटरी या विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल की तरह कार्य करेगी जो कि पॉजिटिव जिसे कहा जाता है। विकल्प 2 सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहेगा। अगला प्रश्न कहता है मित्रों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा यानी वायरस के कारण नहीं होता है? वायरस के कारण नहीं होता। पोलियो जो है वायरस से ही होता है। चेचक भी जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, ये भी वायरस के कारण होता है। स्लैशमिक ज्वर जिसको इन्फ्लुएंजा, यह भी वायरस के द्वारा होता है। आंत्रज्वर टाइफाइड, ये साथियों साल्मोनेला टाइफी, किसके द्वारा? साल्मोनेला, ये आधा ला हो जाएगा, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक विषाणु से होता है। विषाणु या फिर जीवाणु, विषाणु नहीं, विषाणु तो वायरस को ही कहा जाता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होता है। कौन? टाइफाइड। तो अब विकल्प 4 सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। एकदम सही। टाइफाइड जो होता है वायरस के नहीं है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए क्या कहता है। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? जीवों में, जिस प्रकार जीवों में कोशिका होती है उसी प्रकार, जिस प्रकार जीव जो है कोशिका से मिलकर बने हैं, उस प्रकार इमारत जो है ईंटों से मिलकर बनी है। इस प्रकार ईंटों की तुलना जीवों में कोशिकाओं के माध्यम से की जाती है साथियों। किससे? कोशिकाओं से की जाती है। तो जो एक इमारत में ईंटें जो है वो जीवों में कोशिका के समान होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मित्रों कि पदार्थ में जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षारक, सूचकांक यानी कि इंडिकेटर्स एंड लिटमस। मित्रों जो स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने प्रतीत हो उनको क्षार या फिर क्षारक कहा जाता है। और अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होता है? अम्ल जो है स्वाद में
खट्टे होते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। सूचक और लिटमस ये अम्ल और क्षार की जांच करने की प्रक्रिया है या फिर साधन है। लिटमस पेपर जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि साथियों क्षार जो होता है क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को पुनः नीला कर देता है। और ये सूचक होता है, ये गंध के माध्यम से क्षार और अम्ल का पता लगा लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ आ जाता है, जिसको साथियों जंग कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। लोहे में जंग लगने से उसे बचाने के लिए उस पर पेंट की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 29 नंबर, सेलुलोज किसका एक बहुलक है? फ्रक्टोज का, गलेक्टोज का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। सेलुलोज जो है ग्लूकोज का एक बहुलक है। ग्लूकोज का जो है बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? धुंध, स्लॉग, एरोसोल, सस्पेंशन। जो ये सर्दियों में धुएं तथा कोहरे से बनी एक वातावरण में एक मोटी कोहरे की परत चढ़ जाती है, उसको धुंध कहा जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, जो धुएं और कोहरे से मिलकर बनी हुई होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धुंध। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है एक जलीय परिस्थितिकी परिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, आंशिक रूप से उल्टा, तर्करूपी। साथियों जो ये पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। कैसा? सदैव सीधा होता है, वो सदैव सीधा। मित्रों आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बतलाएं यह वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।